हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेनली मैं क्लास 7 को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्लास 7 का क्लास टीचर मैं बहुत बाद में बना और इसके कारण क्या हुई कि मुझे काफ़ी दिक्कतें खास करके एसएसटी में आ रही हैं। इसका कारण क्या था कि कई टीचर बीच में चेंज हुए और मैं आपका अक्टूबर में ज्वाइन किया हूँ। और जब आपका फाइनल का सिलेबस मैंने देखा तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और क्लास में मुझे लगा कि आप लोग को सारे चैप्टर को डील करना बड़ा मुश्किल होगा। और इसके कारण क्या हो गया कि मैं दोनों काम कर रहा हूँ, एक तो क्लास में आपको डील कर ही रहा हूँ और फिर यहाँ पर मैं स्पेशली आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है यह तक्षशिला IAS एकेडमी का है, ठीक है। बट आप समझ लीजिए, मैं क्लास में कितनी भी बार मैंने आप लोगों को रिपीट किया है कि जो चैप्टर आप लोगों का है वो इतना अच्छा चैप्टर है कि ये सभी सारे चैप्टर यूपीएससी और बीपीएससी के चैप्टर हैं, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर का वीडियो आपको दूं और सारे बच्चे इसे अच्छी तरह से देखें। यूट्यूब में मेरा बहुत अधिक क्रेज नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार बनाया भी, उसके बाद फिर मुझे लगा कि यूट्यूब पर उतना ये मेरा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ और आप लोग इसको पूरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के बीच में इसको जितने भी 7 के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको ज़रूर देखेंगे, ओके। इसलिए चैप्टर 1 ज्योग्राफी से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें काफ़ी अधिक दिक्कतें आ रही है। मैं बार बार वॉच कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि पूरा वीडियो को देखेंगे और इसको शेयर भी करेंगे आप लोग, ठीक है, ओके। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट का हिंदी क्या? एनवायरमेंट का हिंदी है पर्यावरण, ठीक है। एनवायरमेंट का हिंदी क्या है? तो एनवायरमेंट का हिंदी है पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या? परि जोड़ आवरण, ठीक है। परि का मतलब क्या? चारों तरफ, और आवरण जो मिलता है, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जीव हो गए, जंतु हो गए, ठीक है, हवा हो गए, जल है, ये सारा का सारा हमारा आवरण है। इसलिए हमारे चारों तरफ जो आवरण से ढका हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, ओके। तो इसी का यहाँ पर आपको डिफिनेशन भी दिया गया है। देखिए क्या है, सराउंडिंग और कंडीशंस within which an individual or organism exists in termed as environment, ठीक है। इसलिए वह कहता है कि हमारे आसपास जो चारों तरफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु हैं उसी टोटल को हम लोग मिलाकर क्या कहेंगे? एनवायरमेंट कहेंगे, ठीक है। इसलिए ये हो गया आपका एनवायरमेंट का एक मोटा मोटी आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन भी आप लोग साथ साथ में करते जाएंगे। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, इसका आंसर हमको आप लोग लिख कर दिखाएंगे क्लास में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। द प्लेस वी लिव इन, द पीपल एंड थिंग्स अराउंड अस, द प्लांट्स, द एनिमल्स, द लैंड, द बिल्डिंग्स और आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ तो हमने देखा कि चारों तरफ यह कह रहा है कि वैसा प्लेस जहाँ हम लोग हैं, ठीक है, मास लेवल पर पीपल हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है, लैंड है जिस पर हम लोग हैं, इस लैंड पर बिल्डिंग भी है, मेट्रो भी बन रहा है, ठीक है। ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट, ये सभी हमारे एनवायरमेंट के पार्ट हैं। जिसको हम नहीं जानते वह भी हमारा पार्ट है, क्योंकि आज जो मेट्रो बन रहा है, इस मेट्रो से साउंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे भी कट रहे हैं, इसका भी एनवायरमेंट पर असर पड़ेगा। आवर एनवायरमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है। इसलिए सारे चैप्टर में हम लोग देखें, वाइल्ड लाइफ को देखें, क्लाइमेट को देखें। इसी तरह यहाँ पर कर रहा है कि हमारा जो एनवायरमेंट है कॉम्बिनेशन है किसका किसका? नेचुरल एंड बोथ का, यानी प्राकृतिक और जो ह्यूमन बींग्स है उसका, दोनों का मिला जुला है। द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स,
इसलिए इसमें 2 होगा। बायोटिक में क्या क्या है, तो बायोटिक में जो जीव जंतु है, हम लोग हैं, मशरूम है आपका ये देखते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु बैक्टीरिया है, इस सारा होगा। अब बायोटिक में क्या है, तो बायोटिक में लैंड सरफेस है, माउंटेन है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, क्लाउड्स है, ये सारे के सारे हो गए क्या, तो अबायोटिक हो गए। यानी दोनों का मिला जुला रूप ही बनेगा क्या, एनवायरमेंट होगा, ठीक है। और एनवायरमेंट में 2, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। इसलिए सेकेंड क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था राइट द डिफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, और क्वेश्चन नंबर 2 write the differences between biotic and abiotic components. Biotic environment consists of plants, animals and human beings, while abiotic environment consists of physical components of environment, namely air, water and land. ठीक है, इसलिए बायोटिक में क्या क्या आएगा, तो बायोटिक environment consists of plants, animals एंड ह्यूमन बींग्स, इसलिए जो जीव जंतु है वो आ जाएंगे किसमें, तो बायोटिक में आ जाएंगे। अब बायोटिक में क्या कर रहा है, अब बायोटिक में कर रहा है कि एयर हो गया, वाटर हो गया, क्लाउड हो गया, गैसेस हो गया, ठीक है, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ये सभी अब बायोटिक में आ गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड creations of human beings. These include not just buildings, roads, etc., but also social, economic and political conditions. ठीक है, यह कहता है कि हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, उस ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटीज एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग तो हैं ही, ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग इंक्लूड क्या क्या कर रहे हैं, तो वह कहता है कि सिर्फ बिल्डिंग, रोड और ये सभी नहीं, ठीक है, बट ऑल्सो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। इसलिए हम लोग क्लास में भी बोलते हैं कि क्लास का वातावरण तुम खराब मत करो, इसलिए ये सारे के सारे आएंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी कंडीशन है, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। द टर्म ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट, लेकिन मेनली जो हम लोग एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं वह किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आज के डेट में देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। कभी देखते हैं कि कोई नेता घोटाला कर लिया, वह स्वीकार ही नहीं करता कि हमने घोटाला किया, तब तक किसी ने अरेस्ट करवा दिया, ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, इस इकोनॉमी को अच्छी करने में एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान भी होगा, हो ही रहा है, इसलिए मेनली हम लोग पढ़ेंगे किसमें, तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। की क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट हैज 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। 1 कंपोनेंट्स क्या है, लैंड है, लैंड को हम लोग क्या करते हैं, लिथोस्फीयर करते हैं, यानी यह जो अर्थ है यह लिथोस्फीयर हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, और एयर हो गया जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, विच फॉर्म द फिजिकल एनवायरनमेंट। इसलिए यह तीनों का जो मिक्स है, इस तीनों के मिक्स को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, नंबर 2 आएगा, ये तो हमारा हो गया कि ये जो 3 है जिसके बदौलत हम पूरा का पूरा सरवाइव कर रहे हैं। नंबर 2 में है कि प्लांट्स है, प्लांट्स, एनिमल्स etc which form the biological environment, ठीक है, एक नेचुरल हो गया और एक बायोलॉजिकल हो गया। These are termed as domains और realms of the earth, यानी इस क्षेत्र पर जितने भी क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि 3 को मिलाकर बनेगा एनवायरनमेंट बनेगा। किसको किसको, लिथोस्फीयर बनेगा, हाइड्रोस्फीयर बनेगा एंड एटमॉस्फेयर बनेगा। इस 3 को मिलाकर हम लोग देखेंगे जो मेरा एनवायरनमेंट बन रहा है। अब इस एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं कि मैं भी रहता हूँ इस एनवायरनमेंट में, इसी एनवायरनमेंट में जीव जंतु भी रहते हैं, इसी एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे भी रहते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों को मिलाकर ही हम लोग कहेंगे एनवायरनमेंट, यानी फिजिकल और जो बायोलॉजिकल होगा दोनों को मिलाकर कहेंगे। लिथोस्फीयर क्या है, द हार्ड outermost solid layer of the earth which is made up of
रॉक मटेरियल इज कॉल्ड द क्रस्ट। इसलिए यह जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, नाइन्थ क्लास में पढ़िएगा और 8 में भी पढ़िएगा। 8 में भी बहुत अच्छा चैप्टर आप लोगों का है, ठीक है। तो वहां पर हमारा जो यह जो अर्थ क्रस्ट जो है, ठीक है, यह जो पृथ्वी का मेरा जो ऊपर का भाग होगा, अर्थ का जो भाग होगा, इसी को हम लोग आउट क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है काफी हार्ड है, इसमें माउंटेनियस भी है, इसमें सैंड भी है, ठीक है। इसलिए डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का यह मिक्सचर है। मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ सॉइल लेयर ऑफ varying depth. It is an irregular surface which extend over the continents as well as ocean beds. It includes landforms such as the mountains, plateaus, and plains. It is a source of vegetal and mineral wealth. ठीक है, हमारा जो लिथोस्फीयर है, यह लिथोस्फीयर अगर हम लोग देखने जाएंगे तो यहाँ से अगर इस अर्थ क्रस्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर यहाँ पर सी रूट भी है, ठीक है। यहाँ पर इसका लेयर पतला भी हो सकता है, यहाँ पर इसका अर्थ क्रस्ट का लेयर मोटा भी हो सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ माउंटेन भी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रिवर्स भी निकल जाएंगे। इसलिए डिफरेंट पार्ट्स है, कहीं मोटा भी होगा, कहीं पतला भी होगा, ठीक है। कहता इट इज ए सोर्स ऑफ वेजिटेबल एंड मिनरल वेल्थ। इसलिए ये जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, इस पर हमारा वेजिटेबल यानी वनस्पति भी होगा और इसी पर हम लोग मिनरल्स भी देखेंगे। अब ये माउंटेन है तो हो सकता है आगे चल के यहाँ पर माइंस भी निकल जाए, कोल माइंस भी निकल जाए, गोल्ड माइंस भी निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट है और इसमें डिफरेंट लेयर का बना हुआ है। की क्वेश्चन है, हाउ इज द लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। ठीक है, यहाँ पर पढ़िएगा, इसका आंसर यहाँ पर है, इसको लिखकर मुझे दिखाएंगे। हाइड्रोस्फीयर है द रिम्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज द हाइड्रोस्फीयर। ऑल वाटर बॉडीज सच एज ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स etc together form the hydrosphere। ठीक है, यानी जहां जल है, जल का जहां पर संचय है, चाहे वह इंडियन ओशियन हो, चाहे अटलांटिक ओशियन हो, चाहे पैसिफिक ओशियन हो, या जो बड़ी बड़ी लेक हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, सिंधु नदी है, ठीक है, इन सभी को हम लोग कहेंगे क्या, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। यूज क्या है, वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके बिना, जल के बिना जीवन अधूरा है। फ्रेश वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड हेल्प्स अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यह कहता है कि यह जो हाइड्रोस्फीयर है यह हमको सपोर्ट करता है, किसमें, तो फ्रेश वाटर हम इससे लेते हैं, इसको हम घर में यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड में कल्टीवेशन में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है, एंड हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ढेर सारा हमारे पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर में हम लोग नर्मदा डैम को देखते हैं, टेहरी डैम को देखते हैं, ओके। ओशियन वाटर अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। ठीक है, इसलिए ओशियन वाटर क्या करेगा, हमारा जो क्लाइमेट, वेदर का जो निर्माण होता है पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं, जो साइक्लोन वगैरह आता है ये इसी पर डिपेंड करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फूड्स एंड मिनरल्स एंड हेल्प्स टू लिंक द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बाय सर्विंग एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। ठीक है, ओशियन का काम क्या है, तो ओशियन क्लाइमेट को भी प्रभावित करता है और क्या करता है, हमको फूड प्रोवाइड करता है, बहुत सारी मछलियां हो गए, बहुत सारा जो समुद्री जो प्लैंकटन हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। मिनरल्स हो गया, समुद्र के किनारे बहुत सारा हम लोग देखते हैं, जो ऑयल और गैसेस का जो माइंस मिलता है हमको, वो मिलता है। एंड हेल्प टू लिंक द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बाय सर्विंग एज इंटरनेशनल ट्रेड एंड रूट्स। और क्या क्या मिलेगा हमको, तो और व्यापार का करने का साधन मिलेगा हमको। ठीक है, इसलिए सी रूट से सबसे अधिक देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। अब हमारा अगर यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन आता है
कि जब स्वेज नहर खुल गया, तो स्वेज नहर कहाँ, स्वेज नहर देखिएगा कि लाल सागर के ऊपर में मेडिटेरेनियन सी है, दोनों को मिलाती है। तो पहले हमारे यहाँ जो ट्रेड एंड कॉमर्स होती थी वह होती थी कहाँ, पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन से घुमा कर किया जाता था। लेकिन जब स्वेज नहर बन गया तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी घट गई, तो 7000 किलोमीटर दूरी घट गई। तो सोच लीजिए कि 7000 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती है, कई कई दिन महीनों लग जाता था आने जाने में। आज हमारे यहाँ से जहाज निकलता गुजरात से, देखिए पूरा का पूरा दिन भर चलता है, शाम तक में पहुंच गया। एटमॉस्फेयर है द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ एंड इवन अस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसलिए हवा का जो वातावरण मेरे पास जो बना हुआ है उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू मोर देन 1000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। इसलिए यह पृथ्वी से ऊपर की ओर हजारों किलोमीटर की दूरी में इसकी माप की जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप के लेयर हैं जो फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे। इट इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए यह जो हवा जो हमारे पास या जो पूरा का पूरा आसमान से लेकर जमीन जो हमारा जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखते हैं हम लोग एक कटोरी गिराते हैं या एक ढेला गिराते हैं नीचे गिर जाता है, लेकिन पूरा का पूरा आसमान ऊपर में लटका हुआ है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। द एयर व्हिच इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस इज यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। It has a thin layer called the ozone, which protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. ठीक है, इसी में एक क्या हम लोग देखते हैं, इसी में देखते हैं ओजोन लेयर होता है। और ओजोन लेयर क्या करता है कि सनलाइट को पूरा का पूरा सनलाइट मेरे पास नहीं आता है। ठीक है, इसका कुछ ही अंश मेरे पास आता है, कुछ ही पार्ट मेरे पास आता है। ये ओजोन लेयर ही क्या करता है कि सनलाइट को मेरे पास फिल्टर करके भेजता है। अगर इसमें एक लीक हो जाए यहाँ पर और सीधे सीधे अगर सनलाइट मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रे होती है, तुरंत तुरंत हमको बीमार कर देगा, मेरा स्किन जलने लगेगा। ओके, तो इस तरह से ऊपर एक लेयर है जिसको हम लोग जानते हैं ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। चेंज इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसलिए एटमॉस्फेयर में हम लोग लगातार देखते हैं कि क्लाउड हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी आसमान साफ हो जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर जो है यह हमेशा क्लाइमेट को इफेक्टेड करता है और इसके कारण ढेर सारा चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर क्या है, यहां पर देखिए ये सब को मिलाकर यहां पर लिया गया बायोस्फीयर, यानी ऐसा जगह जहां सभी रहे। ठीक है, ऐसा जगह जहां पर हाइड्रोस्फीयर भी मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, लिथोस्फीयर भी मिलेगा। ये तीनों मिलने से जो निर्माण होगा उसी को हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर कहेंगे। ओके, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसी को हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर, यानी इसी को हम लोग कहते हैं क्या, जैव तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह जो जैव तंत्र होगा यह अलग अलग जगहों में अलग अलग होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई बायोस्फीयर पार्क भी है। और इस बायोस्फीयर पार्क में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या करेगा कि स्पेसिफिक जोन में स्पेसिफिक जीव जंतु ही जिंदा रह सकते हैं, सभी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा रिजर्व पार्क बनाया जाता है जहां स्पेसिफिक जीव जंतु रह सके, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है, द हार्ट life exists only in a narrow zone where land, lithosphere, water, hydrosphere and air atmosphere come in contact with each other। ठीक है, इसलिए ऐसा जोन जहां पर तीनों कांटेक्ट हो, ये तीनों कांटेक्ट हो, उसी को हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर कहेंगे। इट मेक्स द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। ठीक है, और ऐसा संभव कहाँ हो सकता है, तो अर्थ पर ही हो सकता है जहाँ तीनों का मिलन हो। ऐसा जो क्षेत्र रहेगा ये बायोस्फीयर रहेगा, जिसमें स्पेसिफिक बताए जीव जंतु, लिविंग थिंग्स, ये बींग्स रहेंगे यहाँ पर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटर इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट ऑन द बायोस्फीयर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। द एंटायर बायोस्फीयर इज composed of several distinct
zones and each zone has its one physical environment. Plant and animal life, these are called ecosystem. ठीक है, यह कहता है कि all living organisms are interdependent as well as dependent on the biosphere for their existence. इसलिए जितने भी जीव जंतु हैं सभी सरवाइव होने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम किसी को खाते हैं, कोई हमको खाता है। The entire biosphere is composed of several distinct zones. तो इसके लिए हमने पहले ही बताया कि विभिन्न जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु एक ही जगह में जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसके लिए अलग अलग हमको बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसके लिए अलग अलग जोन चाहिए हमको। तो डिस्टिंक्ट जोन एंड ईच जोन हैज इट्स ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यानी जहां पर स्पेसिफिक जीव जंतु रह सके, दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, इसलिए इस इकोसिस्टम का अर्थ क्या होता है हिंदी में, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसलिए ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर विशेष प्रकार के जीव जंतु जिंदा रह सके। सेवरल इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो उस क्षेत्र में सरवाइव कर सकते हैं, उसको रखने के लिए जो एक रिजर्व पार्क बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। ऑल बायोटिक ऑर्गेनिज्म in an ecosystem are dependent on each other and also interact with the abiotic environment. ठीक है, इसलिए बायोटिक तो है ही, ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। बट हम लोग देखते हैं कि अबायोटिक, तो अबायोटिक होना जरूरी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगर जल नहीं रहेगा, वहाँ पर आपका एयर नहीं रहेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक वातावरण नहीं बनेगा, वहाँ जीव जंतु रह कैसे रह सकेंगे। अगर सिर्फ जीव जंतु को रह दिया जाए और उसका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहे, ठीक है, तो वहाँ पर रह ही नहीं पाएगा। की क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट इकोसिस्टम्स व्हिच एग्जिस्ट इन द एरिया वेयर एज यू लिव। इसलिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ के इकोसिस्टम पर आप विचार कीजिए। The study of the relationship between living organism and their surrounding is called ecology. ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है पारिस्थितिकी, और इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। कहता है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसलिए हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, जिसमें डिफरेंट टाइप के जीव जंतु रहते हैं। इकोलॉजी इज ए टर्म व्हिच मींस आवर होम। इट इज derived from a Greek word oikos. It helps us to understand how such a wide variety of life forms depend upon non-living things and are influenced by their interaction with their environment. इसलिए कहता है कि यह बना किससे, तो ग्रीक वर्ड ओइकोस से बना। It helps us understand how such a wide variety of life forms depend upon non-living things and are influenced by their interaction with their environment. इसलिए कहता है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म्स है, ठीक है, उसका आपस में जो इंटरेक्शन है, यही क्या है? एनवायरनमेंट है। एन इकोसिस्टम इज द सेंट्रल फीचर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, और इकोसिस्टम क्या है? तो इकोलॉजी के आधार पर इकोसिस्टम बना। इसमें से ये जो सारे के सारे हम लोग देख रहे हैं कि पानी भी है, यहाँ पर हिरन भी पानी पी रही है, यहाँ पर गाय बैल भी है, पेड़ भी है, यहाँ पर कुछ जीव पानी में भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इकोसिस्टम है। और इकोलॉजी का मतलब क्या है कि इस क्षेत्र का जो पारिस्थितिकी है, वातावरण है, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। इस इकोलॉजी में ऐसे जीव जंतु यहाँ पर सरवाइव हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जहाँ जो यहाँ पर सरवाइव नहीं हो पाएंगे। की क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, अब इस इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या नुकसान हो सकता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया रखना जरूरी है, नहीं अगर बनाए रखिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे अब देखते हैं कि अगर सिर्फ टाइगर ही रह जाए, हिरन मर जाए, सारा का सारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर टाइगर है तो हिरन भी रहेगा। ठीक है, मनुष्य हैं तो पेड़ पौधे भी होना जरूरी है।
कुछ जीव जंतु भी जरूरी है जिसको हम लोग खाकर सरवाइव कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा इकोलॉजी। मेंशन एनी टू ह्यूमन एक्टिविटीज, तो बहुत सारा अभी देखिए मेट्रो है या और भी जो हमारा जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके चलते इम्बैलेंस हो रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट